हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के अपने इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ डीएनए जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे और आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उसमें हम डीएनए के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, वो सारे रेप्लिकेशन है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कमिंग टूवर्ड द स्लाइड, जैसे कि हमको पता है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड के क्लास होते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड मतलब जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब हमको पता है कि डीएनए जो आरएनए होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ओके, और होते किससे हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन से बने हुए रहते हैं, कुछ एसिड से बने रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड इट एज अ न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बेसिकली टू क्लासेस में फॉल होता है। पहला है डीएनए एंड सेकंड वन इज़ आरएनए। ओके, डीएनए क्या होता है? सबको पता है कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, है ना। आरएनए जो होता है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, है ना। अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें डीएनए और आरएनए के बीच में, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, एंड आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा और भी बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल जब पढ़ेंगे या और जो और टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो कमिंग टूवर्ड द टॉपिक डीएनए, ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो डीएनए की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट कॉमन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए 1869 में, फ्रेडरिक मिश्चर। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। ओके, सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लिक एसिड की। कहाँ से डिस्कवरी की थी? वाइट ब्लड सेल, WBC में उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया? व्हाट ही हैड डन, ही टुक सम वाइट ब्लड सेल्स एंड यूज्ड अल्कोहल टू डिजॉल्व, है ना। WBC लिया उन्होंने और उसको उसमें से अल्कोहल से क्या किया? सेल के जो लिपिड्स हैं उसको डिज़ोल्व कर दिया। कुछ एंजाइम्स थे जिसने प्रोटीन को डिज़ोल्व कर दिया। अब ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व होने के बाद बच क्या गया? सिंपल डीएनए हमारे पास बच गया। बट अभी जब ये डिस्कवरी हुई थी तो सिर्फ डीएनए का हमको पता चला था कि ये डीएनए, उसके फंक्शंस अभी तक हमें नोन नहीं हुए थे, ठीक है। 1955 तक हमें उसका फंक्शन नहीं पता था। ओके, उसके बाद अगेन एक मेन साइंटिस्ट आए जो थे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए को डिस्कवर किया 1953 में, एंड इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ से भी क्या किया गया? अवार्ड किया गया। ओके, सो वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है स्टूडेंट्स, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा डीपली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रोजलिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर्स को विजिबल किया एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू, एंड ये एक्सरे डिफ्रैक्शन की डिस्कवरी किन्होंने की थी? रोजलिन फ्रैंकलिन ने की थी। जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, डीएनए का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन में ही विजिबल हुआ, और ये इस चीज़ की डिस्कवरी किसने की थी? रोजलिन फ्रैंकलिन ने की थी। इसीलिए ये क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, वाटसन एंड क्रिक were awarded by the Nobel Prize in Medicine in 1962. Franklin had died from ovarian cancer from year before and was not given the prize. ओके, सो ये आपको दिख रहा है, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन में दिखने वाला सबसे पहले इमेज है डीएनए का। ओके, सो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Coming toward the next slide, structure of DNA, as you can see. ओके, सो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें डीएनए की, तो हमको पता है कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स से बने हुए होते हैं। ओके, सबको पता है कि व्हाट इज़ मोनोमर एंड व्हाट इज़ पॉलीमर्स। बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर से बने हुए रहते हैं। आपको दिख रहा है ये सारे न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं, ये सब आपस में कंबाइन करके एक कंप्लीट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या डिफरेंस होते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देन व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड, तो अभी प्रीवियस आगे वाली स्लाइड में मैं आपको वो भी चीज़ क्लियर कर दूँगी। ओके, सो मोनोमर से बने हुए रहते हैं न्यूक्लिक एसिड के। ओके, सब अब यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मोस्ट प्रोबेबली वो 3 पार्ट्स, मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 पार्ट से बना हुआ रहता है। पहला होता है शुगर, है ना। कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर। ओके, phosphate and nitrogenous bases. Phosphate group were attached in here, as you can see here the phosphate groups were attached, है ना। sugar molecules were there, this is the sugar molecule dextrose,
and here some nitrogenous bases are also present. Okay, so ये basic backbones होते हैं. backbone होता है स्ट्रक्चर डीएनए का कि शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस का कंपोजिशन होता है. शुगर एंड फॉस्फेट मेकअप द बैकबोन. यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, है ना, वो किससे बने हुए रहते हैं? शुगर और फॉस्फेट से. नाइट्रोजनस जो रहते हैं वो क्या करते हैं? वेरियस स्टेप्स को बनाते हैं. यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये सारे स्टेप्स को वो बनाते हैं. ओके, क्लियर. नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है वो बेसिकली जब हम इसके स्टेप्स को देखेंगे, जो मिस्टेक आई थिंक. सो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबली जो स्टेप्स को प्रोसीड करते हैं, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन. ठीक है, ये सारे क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं. ओके, सो इसके जो स्टेप्स होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं वो क्या रहता है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. यहाँ पे जो आप चारों देख रहे हैं वो डीएनए का है. आरएनए में भी सेम कॉम्पोजिशन पाया जाता है नाइट्रोजनस बेसिस का, एक्सेप्ट थायमिन, है ना. उसमें क्या रहता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. इन प्लेस ऑफ थायमिन देयर इज अ यूरेसिल. ओके, बस यही डिफरेंस होता है. ओके, सो टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दैट रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर. दीज स्ट्रक्चर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. मीन्स वो राइट हैंडेड फैशन में वो इस तरीके से सुपर कॉइल रहते हैं कि जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो आप देखो एक तरफ एडेनिन जब भी देखेंगे तो एडेनिन जो रहता है वो हमेशा पेयरिंग करता है थायमिन के साथ, एंड जो गुआनिन रहता है वो हमेशा पेयरिंग किसके साथ करता है? साइटोसिन के साथ, है ना. तो ये जो दोनों हैं वो एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट रहते हैं और ये जो दोनों रहते हैं वो एक स्ट्रैंड में प्रेजेंट रहते हैं. एंड जब सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनता है तो वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? लिंक हो जाते हैं. ओके, सो अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर में बात करें तो डीएनए के स्ट्रक्चर्स हम दो तरीके के देख सकते हैं. एक अनकॉइल्ड डीएनए और एक कॉइल्ड डीएनए. एक ऐसा डीएनए रहता है जो अनकॉइल्ड फॉर्म में रहता है, और जब वो डीएनए अनकॉइल्ड फॉर्म में रहेगा तो सबको पता होगा कि उसे बोला जाता है क्रोमेटिन, है ना. जब वो अनकॉइल्ड रहेगा, कॉइलिंग नहीं रहेगी उसमें, तब हम उसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलेंगे. क्रोमेटिन फाइबर्स, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे. एंड जब वो कॉइल्ड कंडीशन में आ जाते हैं, है ना, कंडर्न्स हो जाते हैं, सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं, देन इट इज़ नोन एज क्रोमोसोम. ओके, सो ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा. ये भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर. ये क्रोमेटिन है, देखिए सब सिंगुलर फॉर्म में है, अभी भी इसमें सुपर कॉइलिंग नहीं हुई है. एंड व्हेन इट गेट कंडर्न्स्ड, इट गेट सुपर कॉइल्ड, इट फॉर्म्स अ क्रोमोसोम. ओके, सो अगर हम बेसिकली फंक्शन की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए इसमें ज़्यादा डीपली हमने डिस्कस नहीं किया है. धीरे धीरे हम जो हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते जाएंगे तो हर एक टॉपिक को फुल्ली डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो फंक्शन की बात करें अगर हम डीएनए की, तो बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? डीएनए प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड प्रोटीन. जैसे कि हमको पता है सेंट्रल डोग्मा में डीएनए होता है ना. डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल डोग्मा, है ना. डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है. एंड देन फ्रॉम आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो हम उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, है ना. तो कहीं ना कहीं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रोल प्ले कौन कर रहा है? डीएनए इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. दैट्स वाई ये क्या कर रहा है? बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना. जैसे कि हमको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, है ना. हमारी बॉडी के मेकअप के लिए, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए कौन सा एंजाइम, कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल रहता है? सो वो प्रोटीन है. ओके, दैट्स वाई वी कंसिडर्ड इट एज अ इंस्ट्रक्शनल फॉर बिल्डिंग प्रोटीन्स. ठीक है. सेकेंड है, अ जीन इज़ अ पीस ऑफ डीएनए दैट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू बिल्ड सर्टेन प्रोटीन्स. अब यहाँ पे हम जो डीएनए बात कर रहे हैं, एक्चुअली इस डीएनए में क्या होता है? जीन्स होते हैं, जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं. इसके ऊपर भी हम वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे जब हम आगे सीरीज़ वाइज में चलेंगे. तो जेनेटिक कोड, सो देयर आर वेरियस जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट देयर विच इक्वली मेक्स अप द प्रोटीन, है ना. हर एक प्रोटीन के लिए एक अलग जीन्स होते हैं, हर एक प्रोटीन के लिए एक अलग जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं. लाइसिन के लिए अलग होता है, एलानिन के लिए अलग रहता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, द सीक्वेंस ऑफ पैटर्न ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन द जीन, अ पीस ऑफ डीएनए डिटरमाइंस द प्रोटीन दैट विल बी बिल्ड. मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन से जीन, कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये जेनेटिक कोड डिसाइड करता है कि ए से क्या बनेगा, जी से क्या बनेगा. ये सारी चीज़ें
डिसाइड करता है कि ये सीक्वेंस से कौन सा प्रोटीन बनेगा, इस सीक्वेंस से कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम जेनेटिक कोडिंग पढ़ेंगे उस टाइम हम इसको फुल्ली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, देयर आर कुछ सम फैक्ट्स अबाउट डीएनए, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, तो इसको भी जानना है। वन ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन एनीवेयर फ्रॉम 50 मिलियंस टू 250 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, है ना। एक क्रोमोसोम में लगभग 50 से 250 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर प्रेजेंट रहते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। Other fact is that stretch end to end the DNA in a single human cell would extend between 2 to 3 meters. सारे स्ट्रेचेस को हम कंबाइन करेंगे सो 2 से 3 मीटर्स वो आराम से एक डीएनए में बन जाएगा। ओके, तो अगर हमारे ह्यूमन बीइंग के अगर पूरे डीएनए को एंड टू एंड अगर हम लोग ज्वाइन करें, हर एक डीएनए को एंड टू एंड ज्वाइन करें, हमारे बॉडी में जितने भी डीएनए प्रेजेंट है, तो एक अर्थ के अप्रॉक्स 3 राउंड हम लोग लगा सकते हैं। मतलब एक ह्यूमन बॉडी क्यों कॉम्प्लेक्स होती है ना, सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान के बॉडी का पूरा डीएनए निकालें और उसको एंड टू एंड ज्वाइन करें तो वो अर्थ के अप्रॉक्स 3 राउंड कंप्लीट कर सकता है। इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर सकता है। दैट्स वाई ह्यूमन बॉडी इज़ कंसिडर्ड इट एज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, सो हियर आर सम ऑफ द वर्क्स ऑफ वाटसन एंड क्रिक जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1953 में वाटसन क्रिक ने रिसर्च किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिसके नाम से उनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ नवाजा गया। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं डीएनए का, है ना। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और ये सुपर कॉइल स्ट्रक्चर है। जब इसको हम क्या कर दिए हैं, कॉइलिंग कर दिए हैं, है ना, राइट हैंडेड फैशन में। ओके, तो आपको दिख रहा है कि ये शुगर फॉस्फेट के बैकबोन्स हैं और यहाँ नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट है, गुआनिन, थायमिन, है ना, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। और जब वो सुपर कॉइल्ड हो जाती है, देख रहे हैं आपको, जब वो सुपर कॉइल्ड हो जाती है तो ये आपस में इस तरीके से कंबाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रहा होगा स्टूडेंट्स, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। लेट मी शो यू। ये सब चीज़ हम लोग वाटसन एंड क्रिक मॉडल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। तो आपको दिख रहा होगा कि मेजर ग्रूव मतलब दो सक्सेसिव टर्निंग के बीच में जो ग्रूव्स रहते हैं, है ना, उसको हम लोग मेजर ग्रूव बोलते हैं, जिसका लेंथ अप्रोक्स 3.4 नैनोमीटर होता है। और एक माइनर ग्रूव होता है जो 2 सक्सेसिव, जैसे यहाँ ये है माइनर ग्रूव एंड दिस वन इज़ द मेजर ग्रूव, तो इसका डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। तो ये जो लेंथ है ये याद रखना काफ़ी कंपलसरी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यहाँ पे एक टर्म आपको देखेंगे कि डीएनए जो होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है कि हमेशा जो एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, कभी भी गुआनिन के साथ या साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा। और जब एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन उसमें रहेगा। ओके, और जो गुआनिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, हैविंग 3 बॉन्ड्स। ओके, सो ये ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, द स्ट्रक्चरल पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसेस इन डीएनए। G is always paired with the complementary cytosine. Adenine is always placed with the complementary base pair thymine. Every base in the first strand is paired to its complementary base in the second strand. ठीक है, तो यही होता है बेस पेयरिंग कि हमेशा एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ ही प्लेस होगा और जो गुआनिन है वो हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के साथ। ओके, अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, हमने जो प्रीवियसली देखा कि न्यूक्लियोटाइड इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ यूनियन ऑफ, क्या क्या उसमें प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों कंप्राइज क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को। बट अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो उसमें सब चीज़ होता है एक्सेप्ट फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड लैक फॉस्फेट ग्रुप, उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोसाइड है वो किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, उसका कंपोनेंट है। बट न्यूक्लियोसाइड इज़ फॉर्म्ड थ्रू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। बट ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फोराइलेशन से बना हुआ रहता है। इट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर एंड इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो ये एग्जाम्पल है एडिनोसिन और थायमिडाइलिक एसिड। ओके, अगर हम देखें कुछ इस तरीके से दिखता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या रहते हैं, देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट है,
फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहेगा एंड न्यूक्लियोटाइड में आप देख सकते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप इसमें एडेड है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक, टुडेज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द DNA. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल को फुल्ली डिस्कस करेंगे कि वाटसन एंड क्रिक ने क्या हाइपोथेसिस दिए थे, क्या मॉडल्स दिए थे, क्या उन्होंने ऐसा चीज़ बताया था DNA के बारे में कि उनको नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया. ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिक का ही टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट एज यू कैन से इट. सो ओके, तो फिर हम कल से अपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल को डिस्कस करेंगे. ओके, thank you students. If you have any doubt regarding the topic, please you can ask in the comment section. And जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, please do subscribe my channel. And if you have any doubt, you can ask. Okay, so this is all about the today's topic. Thank you so